नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। दोस्तों आज से देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन और उसके बाद जीएस और उसके बाद हिंदी पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। और ये सेट बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर लिया गया है, तो इस सेट को पूरा शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा। और जितने प्रश्न हैं सारे एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, तो हर प्रश्न को साथ में याद करते चलिएगा और जितना फैक्ट बताएंगे उसे आप सभी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। और आपका फॉर्म भराना भी शुरू हो चुका है, तो जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं भर लीजिएगा। आप सभी 10th पास फॉर्म भरा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे 10th पास कर चुके हैं फॉर्म आराम से भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। यहां पर हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए, ठीक है। यहां हम पूरा आपको तैयारी करवा देंगे। तैयारी को लेकर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और बिल्कुल नहीं घबराना है आप सभी को, ठीक है। अगर मेरे साथ में है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, तो तैयारी को लेकर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो तैयारी को लेकर बिल्कुल आप सभी को नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है ये किससे है। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और आपको कहते हैं कि हर प्रश्न का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए फ्रेंड, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं ना वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा हमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी, किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। देखिए अगर 73वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो ये अधिनियम कब लाया गया था? 1992 में अधिनियम लाया गया था, बट लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। और यहां से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सबसे पहले पंचायती राज का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में किया गया था। किस भाग में है? तो याद रखिएगा भाग 9 में है। अनुसूची की बात किया जाए कि किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा अनुसूची 11 में पंचायती राज है। बात समझे, ऑप्शन दिया गया है। पंचायती राज में काम करने के लिए कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय है, याद रखिएगा। पंचायत जो चलता है वो त्रिस्तरीय पंचायत चलता है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा, 1 से 2 प्रश्न। बात समझे, क्वेश्चन क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। बता सकते हैं कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से है। देखिए अगर अमरकंटक की पहाड़ी की बात किया जाए तो यहां से आपका 2 नदी निकलती है, एक आपका सोन जो कि उत्तर की ओर बहती है, एक नर्मदा जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और सोन नदी दानापुर पटना के पास जो है कि गंगा में मिलती है। तो उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? सोन नदी, याद रखिएगा आप सभी। और ये अमरकंटक इसका उद्गम स्थल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं? मुहाना कहां पे है? गंगा में। अगला है ट्राइटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम देखिए फ्रेंड सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में भी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक है आपका ट्राइटियम या ट्रिटियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। पहला आपका हो जाएगा प्रोटियम, याद रखिएगा आप सभी। प्रोटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। एक हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम, याद रखिएगा आप सभी, ड्यूटेरियम हो जाएगा। और एक आपका ट्राइटियम होता है। तो 3 समस्थानिक याद रखना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इसका परमाणु संख्या की बात किया जाए कि परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, प्लस में द्रव्यमान भी 1 ही होता है इसका। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी के लिए यानी कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, हिंदी हो, मैथ हो, पूरा हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज आपको दिया गया है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा इसमें, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जांच सके, ठीक है, कि किस हिसाब से आपका तैयारी हुआ है। सफलता बैच के नाम से ये आपका कोर्स लॉन्च किया गया है। तो ऑल सब्जेक्ट का यहाँ तैयारी करवाया जाएगा। तो जाइए आप सभी तैयारी कीजिए, टू द पॉइंट चीजें को पढ़िए और आप सभी सिलेक्शन लीजिए, एक सेट पक्का कीजिए आप सभी।
अगर परीक्षा में 100% सफलता पाना है ना, तो आपसे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी यहाँ पर थ्योरी क्लास चलता है और पूरा हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, एप्लीकेशन शो कर रहा है, यही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी बना लीजिएगा आप सभी, पासपोर्ट और आईडी, उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हम। जाइए ज्वाइन कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए तैयारी करके आप सभी। अगला है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, बरौनी में है, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे है? बरौनी में। चलिए याद रहेगा आप सभी को प्रश्न। स्थापना कब हुआ था? 1964 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संचालन IOCL करता है। अगला है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो देखिए भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण किया गया है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है, जो अभी हम आपको बताए थे कि 50% का आरक्षण दिया गया है। बात समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजा जाता है। देखिए ऐसा ही प्रश्न सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा, इसीलिए कह रहे इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न को याद जरूर करते चलिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले किसके पास भेजा जाता है? उच्च न्यायालय के पास। याद रखिएगा आप सभी, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसी के पास जाता है। बात समझिए आप सभी। और निर्वाचन मंडल का प्रावधान कह सकते हैं कि अनुच्छेद 71 में किया गया है। जो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन मंडल का प्रावधान है अनुच्छेद 71 में है। बात समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अच्छा, राष्ट्रपति की पद की बात किया जाए तो ये किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति की बात किया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 300 आप सभी 52 याद रखिएगा, 356 याद रखिएगा आप सभी, और 360 याद रखिएगा, जो कि आपातकाल लगाता है। यहाँ पर आपका राजकीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन, ये वित्तीय आपातकाल होता है। अनुच्छेद 352 में राजकीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में, अनुच्छेद 360 से वित्तीय आपातकाल लगता है। बात समझ गए? इतना सा फैक्ट को इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला बनती है। चलिए बता सकते हैं आप सभी खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हो जाएगा। जैसे कि पिरामिड से आप सभी समझ सकते हैं इस प्रकार से, सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है, सबसे कम अपघटक होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। उपभोक्ता की बात किया जाए तो उपभोक्ता में एक आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, एक आपका द्वितीय उपभोक्ता, एक आपका तृतीय उपभोक्ता होता है। बात समझिए आप सभी, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। प्राथमिक उपभोक्ता जितने भी होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि बकरी, हिरन, ये सभी शाकाहारी है। दूसरा उपभोक्ता मांसाहारी होता है और तीसरा सर्वाहारी होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए इनमें से मौलिक अधिकार जो नहीं होगा, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार और धर्म का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार है। जबकि हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 4 में है। लिया गया है कहाँ से? USA देश के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कुल आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था? 7 मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। याद रखिएगा जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 को, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? और अभी 6 मौलिक अधिकार है। बात समझ रहे हैं आप सभी? क्या बता रहे हैं आप सभी को? अच्छा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया है। और ये कहाँ रखा गया संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। बात समझे? मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? क्या ये फैक्ट जो आपको बताएं ये याद रहेगा आप सभी को? याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, लॉर्ड
एलन ब्रो इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए जितने प्रश्न आपको बता रहे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसीलिए कह रहे याद जरूर कर लीजिएगा। डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में आएगा, याद रखिएगा आप सभी। 1843 में जो कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा। बात समझे। चले अगला है किन्वन प्रक्रिया है। आपसे ये बताइएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बता सकते हैं आप सभी। प्रथम गवर्नर जनरल आप सभी को बताना है कि बताइए भैया प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का। प्लस में एक आप हमको बताइएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दो प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। किन्वन प्रक्रिया कौन सा हो जाएगा, शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण। याद रखिएगा आप सभी, ये आपका क्या है, एक किन्वन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। इस प्रक्रिया में ईस्ट यानी कि खमीर का उपयोग किया जाता है, शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा। देखिए पुरस्कार से भी आपके पेपर में प्रश्न आएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा साहित्य क्षेत्र में। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। आप सभी हमको कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्या सेशन बढ़िया लग रहा है, जो क्वेश्चन तैयार किया गया है क्या आपके एग्जाम पैटर्न पर है या कुछ इसमें और शामिल करना है। आप सभी जरूर हमें बताइएगा ताकि और कुछ इसमें अपडेट कर दें। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आपके लिए हम स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत की बात किया जाए तो 1961 से हुआ था और भारत में साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, खेल क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा खेल रत्न पुरस्कार। यह पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अभी नाम चेंज करके ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर रखा गया है, तो अब इसी के नाम पर दिया जाता है, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अच्छा 29 अगस्त को हम सभी खेल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और इसी दिन मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था जो कि हॉकी खिलाड़ी था। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो ये स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 में होता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था और उसके बाद नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और चिकित्सा क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं कि बायोलॉजी वाला क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आपका लिटरेचर के लिए दिया जाता है। उसके बाद कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमी में दिया जाता है। क्या मैथमेटिक्स में दिया जाता है, नहीं, गलत बात, मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। और एक आपका शांति के लिए दिया जाता है। भारत में सबसे पहले पुरस्कार कब आया था, 2013 में साहित्य में दिया गया था गीतांजलि को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद दूसरा 1930 में सीवी रमन को दिया गया था भौतिकी में। बात समझे। तो इतना सा याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे शुरू किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया था, जो कि एक स्वीडन का वैज्ञानिक था जिसने डायनामाइट का खोज किया था। यहां से एक फैक्ट याद रखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो होता है ना, जो शांति वाला क्षेत्र में दिया जाता है, ये नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। कहाँ पे, नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी बात जितने हैं वो सभी आपका स्वीडन में मिलता है। अगला है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आसान प्रश्न है, आराम से कह सकते हैं कि भैया जी H2O होगा, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी में 2 आपका हाइड्रोजन और 1 आपका ऑक्सीजन का अनुपात होता है। बात समझे। एक आपका ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक तोप गोला दागने के बाद किसके कारण से जो है कि पीछे हट जाती है तोप गोला। देखिएगा जैसे कि तोप दागा जाता है तो पहले वो तोप गोला पीछे आता है, उसके बाद फिर आगे जाता है। ये किस कारण से, तो यहाँ पर क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। तो ये कौन बताता है, न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। जैसे कि घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरने के बाद घोड़ा गाड़ी पीछे हट जाना, ये न्यूटन का तीसरे नियम के कारण कार्य होता है। बात समझिए आप सभी। बिल्कुल। पहला नियम क्या कहता है कि संसार में जो भी वस्तु है जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कि
एक कंबल में धूल भरा हुआ है, जब तक उसको हम डंडा से नहीं झाड़ेंगे तब तक वो नहीं झड़ेगा। नीलगढ़ी पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती होती है? तो देखिए यहाँ पर कॉफी की खेती की जाती है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, कॉफी और चाय दोनों की खेती होती है। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है, होगा तो ये डायरेक्ट हूबहू प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा, तो याद कर लीजिएगा। कहाँ पे है? बंगलुरु में है, याद रखिएगा आप सभी, बागवानी अनुसंधान संस्थान। बंगलुरु को हम सभी सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधे के रूपांतरित जड़ों का एक युग्म है? देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? वो भी बंगलुरु में है, और बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। तो पौधे की रूपांतरण जड़ों की युग्म जो है वह आपका सलजम और गाजर हो जाएगा, यानी कि जड़ों का रूपांतरण यहाँ बताना था। तो सलजम और गाजर क्या है? जड़ों का रूपांतरण है। मूली भी जड़ों का रूपांतरण है, बात समझे। आलू क्या है? ये आपका तना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादपों में लचीलापन डैश नामक उत्तक के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा। कोलेन कैमा के कारण होता है, याद रखिएगा। अगर जो पादप होता है यानी कि पेड़ पौधे होते हैं उसके उत्तक जो होते हैं वो आपका कोलेन कैमा के कारण वो लचीले होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, बात समझे, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या था? योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। हालांकि 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, बात समझिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था, जो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था, और इसमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। दूसरा वाला 56 से 61 तक होता है, जिसमें उद्योग पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होगा, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, और निर्धनता उन्मूलन करना यानी कि गरीबी को उन्मूलन करना। तो ये सभी इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। अच्छा, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रह गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना माना गया था। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और 1982 की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका छठी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक है। कौन सा योजना? छठी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। अच्छा, योजना अवकाश कब हुआ था पता है आप सभी को? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हो जाता है। 67 हो गया, 68 हो गया, ये सभी योजना अवकाश का समय था, बात समझे। चलिए अगला है काकरापार परमाणु शक्ति ऊर्जा केंद्र जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? बता सकते कोई? काकरापार परमाणु ऊर्जा शक्ति जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। देखिए आंसर दिया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कर्नाटक में कौन सा है? केंगा कर्नाटक में है। तमिलनाडु में कौन सा है? एक कल्पक्कम एक कुडनकुलम है तमिलनाडु में, याद रखिएगा आप सभी। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? यानी कि यूपी में नरोरा है, याद रखिएगा आप सभी। इतना सा फैक्ट को एक प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? चलिए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या है? यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात किया जाए तो ये आपका कैलिडोस्कोप जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मृग तृष्णा जो चमकता है ये आपको दिखाई देता है। हीरे की झिलमिलाहट या चमक ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है, बात समझे, जबकि ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ही था ना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कचारी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? देखिए अगर जनजाति की बात किया जाए तो कचारी जनजाति जो है ये असम में निवास करती है, याद रखिएगा। यहीं पर आपको गारो, खासी, जयंतिया वाला भी जनजाति देखने के लिए मिलता है। अच्छा, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला भील, दूसरा गोंड, तीसरा कौन सा हो जाएगा? संथाल जनजाति, याद रखिएगा। बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। अगला क्वेश्चन है कि रघुवंश के लेखक कौन है? क्वेश्चन में 26 का राइट आंसर कीजिए फ्रेंड आप सभी। कालिदास, याद रखिएगा आप सभी। कौन है? कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी।
संस्कृत के महान कवि थे अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी की रचना है। अगला है चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति को लेके गए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको लेके गए थे, एक हम ले गए और दोनों में बात कर रहे हैं, पर हम आपको कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझ ही नहीं रहे। बताइए यहाँ किस कारण से ऐसा होता है? क्या चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देता है, या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? तो आपसे कह सकते कि भैया जी जो अभी आप बोले ना कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण हम आवाज एक दूसरे का नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? देखिए 7 टापुओं का नगर भारत की बात किया जाए तो ये आपका मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। 7 द्वीपों से मिलकर बसा हुआ आपका शहर है मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए ये आपका पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य बला, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये अमेरिका में 1917 से दिया जाना शुरू किया गया था, यानी कि यूएसए में 1917 से दिया जाना शुरू किया गया था पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? देखिए भाभा वाला जो है ये आपका कहाँ पे है? ट्राम्बे, जो मुंबई में पड़ता है, यहीं पर आपका अवस्थित है, याद रखिएगा। भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है आपका। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो देखिए सबसे हल्का कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगर बात किया जाए कि जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर गमन करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो देखिए लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक हो जाएगा कार्बन 14, याद रखिएगा। कार्बन 14 की मदद से लकड़ी की आयु ज्ञात कर सकते हैं कि यह कितनी पुरानी लकड़ी है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिसार, ये आपका जल जनित रोग है। इसके अलावा कह सकते हैं हैजा, जल जनित रोग है। पेचिस भी, याद रखिएगा आप सभी, पेचिस जो होता है ये भी होता है। और आपका टाइफाइड, याद रखिएगा आप सभी, टाइफाइड ये भी आपका जल जनित रोग है। अच्छा विषाणु से होने वाला रोग क्या क्या है, या पता है आप सभी को? विषाणु से यानी कि वायरस से, जैसे चिकन फॉक्स हो गया, ये क्या है? विषाणु से। जो आपसे कोविड-19 देखे थे, विषाणु से। जुकाम जो होता है विषाणु से होता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? लद्दाख में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। लद्दाख आपका क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। बात समझे आप सभी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो देख रहे हैं, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम सुने हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप हमको ये बताइए कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, सिर्फ ये बताइए आप सभी। रणथंभौर आपका राजस्थान में है और कन्हा आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कन्हा और पन्ना मध्य प्रदेश में है। अगला है पृथ्वी का पलायन वेग है। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझिए, अगर इस वेग से किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अगर बाहर फेंक दिया जाए तो वो पुनः वापस नहीं लौट पाता है पृथ्वी पर। अगला है कि बेदियार पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप सभी। देखिए बेदियार पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा आप सभी। और ये एशिया का सबसे पुरानी पक्षी अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1798 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। और ये 1956 में ट्राम्बे में शुरू किया गया था, जो अभी बताए थे आपको ट्राम्बे के बारे में, वहीं पर शुरू हुआ था। अगला है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? देखिए यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना की बात किया गया है, तो ये आपका कोसी बैराज पर हुआ, याद रखिएगा आप सभी। कोसी को हमसे बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है और हिंदी का प्रश्न है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं?
देखिए अंतस्थ वर्ण की बात किया जाए तो ये आपका या, र, ल, व ये सभी अंतस्थ वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। बात समझे। अच्छा, संयुक्त वर्ण कौन कौन सा होता है? अक्षा, तरा, ज्ञा, ये असंयुक्त वर्ण होता है। अगला है बाघ का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो बाघ का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? बाघिन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बाघिन। बात समझे। सॉरी, ये वाला होगा बाघिन, छोटी ई का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन में ए वाला होगा। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो उड़ रही है, ठीक है, ये किस प्रकार का क्रिया है? क्रिया दो याद रखिएगा आप सभी, साकर्मक और आकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पर क्या का उच्चारण कीजिए। ठीक है, अगर सवाल का जवाब मिल गया तो आपका आंसर साकर्मक क्रिया होगा, अगर नहीं मिला तो आकर्मक क्रिया होगा। तो यहाँ पर आप सभी क्या का प्रयोग कीजिएगा? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है? पता है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, पर क्या उड़ रही है? क्या पंख उड़ रही है? पंख उड़ रही है, जवाब नहीं मिला आपको। ठीक है, पंख उड़ रही है नहीं, गलत बात। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है नहीं पता हमको, तो ये क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर यही कहते हैं कि राम खा रहा है, ठीक है, राम क्या कर रहा है? खा रहा है। या कह सकते हैं कि राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है। तो यहां पर आप उच्चारण कीजिए, क्या? राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पता है? कुछ भी पता नहीं है, तो आकर्मक क्रिया होगा। अगर यही कहते कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पर अब देखिए क्या का उच्चारण कीजिएगा कि राम क्या पढ़ रहा है? तो राम पुस्तक पढ़ रहा है। यहां पर जवाब मिला हमको। ठीक है, तो ये साकर्मक क्रिया होता है। तो उड़ रही है क्या है? ये आकर्मक क्रिया है। यही कह सकते हैं कि सीता हंसती है, क्या हंसती है? दांत हंसती है, गलत बात। यहां पर आकर्मक क्रिया होगा। अगला है, निम्न में से महाप्राण कौन सा होगा? देखिए एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। पता है आप सभी को, एक अल्पप्राण एक महाप्राण हो जाएगा। तो जो क देख रहे हैं ये क्या है? अल्पप्राण है। बात समझे। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, ये सभी आपका अल्पप्राण होगा। उसके बाद दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो क के बाद क तो नहीं होगा, उसके बाद बच गया ख होगा, ख के बाद ग नहीं होगा, घ होगा। तो देखिए ख और घ, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए टोपी शब्द का बहुवचन होगा टोपियां। याद रखिएगा आप सभी, टोपियां। यहां पर देखिए आंसर का प्रयोग है, आंसर का प्रयोग नहीं, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। ठीक है, टोपियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जहां पर भी बहुवचन लगेगा वहां पर सिर्फ यहां लगा दीजिएगा आंसर वाला, तो आपका राइट आंसर होगा। बात समझे। बहुवचन बना सकते हैं। काल के कितने वेद होते हैं? तो काल के 3 वेद होते हैं, आसान है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल होते हैं। चले अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है? देखिए उपसर्ग की बात किया जाए तो किसी भी शब्द के आगे लगता है। अति हो गया, अनु हो गया, ठीक है, अनु हो गया, ये सभी उपसर्ग शब्द हैं। जबकि अ जो देख रहे हैं ये उपसर्ग नहीं है, अब भी उपसर्ग है। ठीक है, तो ये सभी उपसर्ग है, जबकि अ उपसर्ग नहीं है। चले अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अलंकार। आपके सब्जेक्ट में मेंशन है, ठीक है, सिलेबस में कि अलंकार पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए आपको एक चीज हम आपको बताए थे पहचानने के लिए, जहां पर भी आपको मानो शब्द हो गया या मनहू हो गया, या आप याद रखिएगा कि मान हो गया, ठीक है, ये प्रकार शब्द जहां देखने के लिए मिले ना, वहां पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर देना है। बात समझिए आप सभी। चले अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि अप्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए प्रत्यय भी किसी भी शब्द के पीछे लगता है, तो इनमें से बताना है कि किसमें अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो एक बार आप सभी उच्चारण करके देखिए। लहर, इसमें आ है नहीं है। कुम्हार, उसके बाद ठकुरा, ठकुरा, इसमें आ लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ठकुरा, यहाँ पर आ नहीं है, बाद में र है, तो यहाँ आ नहीं है। यहाँ पर आपका ठकुरा में आपका आ लगा हुआ है पीछे में, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा, ठकुरा में। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? देखिए छंद का सबसे पहले उल्लेख पिंगल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा? पिंगल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? तो देखिए दोहे का उल्टा होता है
सोरठा, याद रखिएगा। 11-13 मात्रा होता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। 11-13, 13-11 का मात्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक का संधि विच्छेद आपको बताना है। नाभिक का क्या हो जाएगा? 9 धन 1 होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो कहाँ ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है कि राजा के महल में कौन सा समास है? सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए आप सभी। समास विग्रह क्या होगा? राजा के महल होगा, ठीक है, राजा के महल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो के देख रहे हैं ये क्या आपका कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति है ना। जितने भी कारक विभक्ति हैं, ठीक है, वो सभी तत्पुरुष समास में यूज होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। बात समझ गए आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में पूरा 51 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर लिया गया था। आज के इस सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और ये बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर हम सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़िए, कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तैयारी को लेकर आपको नहीं सोचना है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।